हेलो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसकी हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी टॉपिक के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन दोनों ही टर्म्स के बारे में एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ ताकि ये टॉपिक जो है वो आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी टॉपिक को समझने से पहले आपको जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक पॉइंट याद में रखो कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें हर सेल जो है वो डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड होने का मतलब ये होता है कि उनकी हर सेल में जो क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसकी साइट होती है फ्लावर, मतलब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये जो फ्लावर है इसमें मेनली 4 वर्ल होते हैं, जिसमें मेनली 2 वर्ल, एक मेल पार्ट जिसके ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, और एक फीमेल पार्ट जिसके ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम। जो एंड्रोशियम है उसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमन, जो फीमेल पार्ट होता है उसकी यूनिट होती है पिस्टिल या फिर कार्पल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है कि जो मेल पार्ट है, जो स्टेमन है, उसका ये जो एंथर वाला पार्ट है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है मेल गैमेटोफाइट का, और जो मेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम जानते हैं पोलन ग्रेन के नाम से। और इसी तरीके से जो फीमेल पार्ट है उसकी ये जो ओवरी वाला पार्ट है, वहां पर जो ओव्यूल प्रेजेंट है, उस ओव्यूल में फॉर्मेशन होगा फीमेल गैमेटोफाइट का। फीमेल गैमेटोफाइट को हम जानते हैं एम्ब्रियो सैक के नाम से। अब नॉर्मली होता क्या है कि जो मेल पार्ट है उसमें मेल गैमेटोफाइट बन गया जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट है, जो फीमेल पार्ट है उसमें फीमेल गैमेटोफाइट बन गया जिसको हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, और इसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। अब पोलिनेशन प्रोसीजर के तहत ये जो मेल पार्ट है वहां से मेल गैमेटोफाइट निकलता है, और फीमेल का जो स्टिग्मा पार्ट है उस पर आकर के मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर लैंड हो जाता है। फिर इंटरेक्शन होने के बाद में इस मेल गैमेटोफाइट में जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और उस पोलन ट्यूब के थ्रू जो है वो मेल गैमेट यहाँ पर ये फीमेल पार्ट की जो ओवरी है उसमें जो ओव्यूल है, ओव्यूल में जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें एंट्री करता है। जब एंट्री करता है तो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट प्रेजेंट है एग, तो जो एग है वो हैप्लॉइड है, जो मेल गैमेट है वो भी हैप्लॉइड है। जब दोनों का फ्यूजन हुआ तो स्ट्रक्चर बन गई डिप्लॉइड। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी हर सेल होती है डिप्लॉइड, तो ये जो फर्स्ट सेल बनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसको हम बोलते हैं जाइगोट, और फिर इसी में डेवलपमेंट होकर के आगे बन जाएगा एम्ब्रियो। मतलब एक सीड में जो प्लांट बनाने की जो पावर होती है वो होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो कैसा बन गया? डिप्लॉइड बन गया। जो मेल गैमेट होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है तो एक मियोसिस होगा, 2 माइटोसिस होंगे, और जो फीमेल गैमेट होता है उसको बनने के लिए भी एक मियोसिस होगा और 3 माइटोसिस होंगे, तब जाकर के फीमेल गैमेट बनेगा। दोनों हैप्लॉइड हो गए गैमेट, फिर उनका फ्यूजन हुआ तो फर्स्ट सेल बन गई जाइगोट, फिर उसमें डेवलपमेंट होकर के बन गया एम्ब्रियो। ये नॉर्मल प्रोसीजर। एपोमिक्सिस जो है उसका मतलब ये होता है, एपो का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग। बिना मिक्सिंग के ही, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको बोला जाता है एपोमिक्सिस। ठीक है, मतलब अभी बिना मिक्सिंग, बिना फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हो आप? मेल गैमेट जो है वो पोलिनेशन के थ्रू आया, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है ओवरी में, दोनों में फ्यूजन हुआ, तब जाकर के बना जाइगोट, और उसी में डेवलपमेंट होकर के बना एम्ब्रियो। एपोमिक्सिस का मतलब ये है कि जो फीमेल गैमेट है वो हैप्लॉइड हो ही ना, वो पहले से ही डिप्लॉइड हो, और जब डिप्लॉइड हो तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी हर सेल पहले से ही डिप्लॉइड है। जो फीमेल गैमेट डिप्लॉइड है उसको फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से ही डिप्लॉइड है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि मान लो एक प्लांट है, मैंगो का एक प्लांट है, और उस पर बहुत अच्छी क्वालिटी के मैंगो लगते हैं। अब अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो जो नेक्स्ट जनरेशन का जो सीड बनेगा और उसमें जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें मान लो हो सकता है किसी दूसरे मैंगो के प्लांट से मेल गैमेट आया, यहाँ पे फीमेल गैमेट, दोनों में फ्यूजन हुआ तो एक नया ही फ्लेवर का मैंगो जो है वो देखने को मिलेगा।
अगर एपोमिक्सिस हो जाए इस प्लांट में जो सीड बने और उसमें जो एम्ब्रियो बने उसमें एपोमिक्सिंग हो जाए, मतलब जो फीमेल गैमेट बने वो पहले से ही डिप्लॉइड हो, उसको किसी मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट ही ना हो अपने आप को डिप्लॉइड करने के लिए, तो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें वो ही कैरेक्टर्स होंगे इस प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट है। तो ये बेनिफिट होता है एपोमिक्सिस का। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जो हाइब्रिड सीड दो प्लांट के बीच में क्रॉस करवा के जो नई टाइप के सीड बनाए गए अच्छी क्वालिटी के, तो फार्मर्स जब इनको खरीदते हैं और जब उनको उगाते हैं और जब उगाया उससे जो प्लांट बना उसमें फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो जो कैरेक्टर्स उन सीड में थे वो आधे हो गए, क्योंकि जब मियोसिस होता है तो चीजें आधी हो जाती हैं। जब गैमेट्स बनते हैं तो एक ही अलील जाता है, दो जीन के जो पेयर होते हैं ना उसमें एक ही अलील गैमेट में जाएगा, तो जो कैरेक्टर इस सीड में थे वो हाफ हो गए, और जब हाफ हो गए तो जब इससे जो सीड बने, अब ये सीड को जब नेक्स्ट जनरेशन के लिए उगाया तो कैरेक्टर्स उन हाइब्रिड सीड के आधे हो गए। तो अगर हाइब्रिड सीड में हम ऐसे जीन इंसर्ट कर दें कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही ना, उनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो जो हाइब्रिड सीड बनाए गए थे वही कैरेक्टर वाले सीड नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेंगे। और फिर इसकी वजह से फार्मर्स को हर साल जो है वो न्यू हाइब्रिड सीड नहीं खरीदने होंगे, क्योंकि हाइब्रिड सीड जो है वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। तो ये बेनिफिट हो गया एपोमिक्सिस का, इसलिए हम एपोमिक्सिस पढ़ रहे हैं। कुछ फैमिलीज में एपोमिक्सिस देखने को मिलता है, तो साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि उन फैमिलीज में जिनमें एपोमिक्सिस हो रहा है उनमें कोई तो जीन होगा जो इस प्रोसीजर को कंट्रोल कर रहा है, तो उस जीन को कैसे ना कैसे निकाल करके जिन प्लांट में हम चाहते हैं एपोमिक्सिस हो उनमें अगर हम इंसर्ट कर दें तो हम बहुत सारी चीजों की क्वालिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरी टर्म होती है पोलीएम्ब्रियोनी। पोलीएम्ब्रियोनी टर्म को अगर मैं ब्रेक करूं तो पोली का मीन्स होता है मैनी और एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है। देखो बेटा, जो सीड है, मान लो मैंने एक चने का सीड लिया, इस चने के सीड को जब मैं उगाऊंगी तो इसमें से एक प्लांट निकलेगा। रियल में एक सीड में जो प्लांट बनाने की पावर होती है वो इस सीड में जो एम्ब्रियो है उसमें पावर। तो अगर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो तो जब उस सीड को मैं उगाऊंगी तो उससे एक से ज्यादा प्लांट निकलेंगे। ये होती है पोली एम्ब्रियोनी कंडीशन। इसमें क्या होता है कि मान लो ये ओवरी है और ओवरी में ये होता है ओव्यूल। ओव्यूल में हमें पता है ये न्यूसिलस है, इसमें एक सेल ने अपने आप को कन्वर्ट किया मेगास्पोर मदर सेल में, और फिर उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, उससे 4 मेगास्पोर बने, 3 डीजनरेट हो गए, एक ने एम्ब्रियोसेक बनाया। तो ये जो न्यूसिलस की सेल्स हैं वो पहले से डिप्लॉइड हैं और वो कहाँ एंट्री कर जाए, एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट में। तो एक तो एम्ब्रियो बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के थ्रू और एक एम्ब्रियो जो है वो ये न्यूसिलस की सेल अंदर घुस करके बना ले। ठीक है, तो इस तरीके से पोली एम्ब्रियोनिक कंडीशन डेवलप होती है। तो ये दोनों टर्म का एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है और एक बार आप वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख लो तो इससे भी आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ते हुए क्लियर कर लेते हैं। ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जनरली ये देखने को मिलता है कि सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेज हैव इवोल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। जनरली ये देखने को मिलता है कि सीड फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि एस्टेरेसी की कुछ स्पीसीज में और ग्रासेज में एक स्पेशल मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप किया। किन्होंने डेवलप किया? एस्टेरेसी की कुछ स्पीसीज ने और ग्रासेज ने, और ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बना लेती है और इस प्रोसीजर को बोलते हैं एपोमिक्सिस। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, और इसका एग्जाम्पल होता है बनाना। ऐसे फ्रूट जो हैं वो सीडलेस होते हैं, उनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो ओव्यूल है ये तो बना लेता है सीड, और ये जो ओवरी है ये बना लेती है फ्रूट। तो हमने बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी को कन्वर्ट कर दिया फ्रूट में। फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो अंदर ये जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction.
एपोमिक्सिस जो है वैसे तो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मतलब मैंने क्या बताया कि एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों में अगर इंटरेक्शन हो तब तो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सिर्फ फीमेल पार्ट जो है उसी से ही डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मेल की रिक्वायरमेंट रहे, तो मतलब एक ही पार्ट से नेक्स्ट जनरेशन देखने को मिली। तो वैसे तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, लेकिन लगता कैसा है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, क्योंकि इसमें भले ही पोलन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, मेल गैमेट नहीं आ रहा, लेकिन जो एग सेल है, जो फीमेल गैमेट है वो डिप्लॉइड है, और फिर वो ही क्या बना लेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा, और जो ओव्यूल है वो सीड बना लेगा, ओव्यूल के चारों तरफ जो ओवरी है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन रियल में एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स, बहुत सारे तरीके हैं एपोमिक्टिक सीड डेवलप होने की। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें डिप्लॉइड एग सेल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट रिडक्शनल डिवीजन। देखो बेटा, एग सेल डिप्लॉइड कब होती है, नॉर्मली जब एक मेल गैमेट आता है और फीमेल गैमेट एग सेल जो है वो भी हैप्लॉइड होती है, फिर जब उन्होंने फर्टिलाइजेशन होता है तब जाकर के जो फर्स्ट सेल बनती है वो क्या होती है, जाइगोट बनती है, और वो डिप्लॉइड होती है। उस एग सेल बनने का जो प्रोसीजर है उसमें मियोसिस हुआ ही नहीं। मेन सेल प्लांट की, फ्लावरिंग प्लांट की जो हर सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, तो अगर मियोसिस हो ही ना तो चीजें आदि होंगी ही नहीं, अगर मियोसिस हो ही ना तो हैप्लॉइड कंडीशन आएगी ही नहीं, तो जब हैप्लॉइड कंडीशन आएगी ही नहीं तो जो डिप्लॉइड सेल है वो माइटोटिक डिवीजन करके ही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करे, और फिर माइटोटिक डिवीजन करके ही एग सेल का फॉर्मेशन करे। तो विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस, बिना मियोसिस के ही अगर डिप्लॉइड एग सेल बन जाए जैसा कि कुछ स्पीसीज में होता है, और फिर वो एग सेल जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, ऐसा देखने को मिलता है। ये बात क्यों बताई गई है, इससे पहले वाली लाइन में बोला गया है कि एपोमिक्टिक सीड, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका बताया गया है कि कुछ स्पीसीज में इस तरीके से होता है, जो एग सेल है उसमें उसको बनने के लिए जो मियोसिस होना चाहिए वो होता ही नहीं है, और जब इस तरीके से नहीं होता है तो वो ही एग सेल क्या बना लेगी, एम्ब्रियो बना लेगी। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing and protrude into the embryo sac and develop into embryos। सिट्रस और मैंगो की जो ज्यादातर वेराइटीज हैं उनमें देखने को मिलता है कि एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो न्यूसिलस की सेल्स हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाती है। अब एम्ब्रियो सैक तो है हैप्लॉइड, और जो न्यूसिलस की सेल्स हैं वो डिप्लॉइड। तो एक एम्ब्रियो सैक में जो फीमेल गैमेट है उसको तो डिप्लॉइड करने के लिए मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है, तब तो फर्स्ट सेल जाइगोट बन जाती है डिप्लॉइड, और ये न्यूसिलस की सेल पहले से डिप्लॉइड है, तो फिर ये डिवाइड करके अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेती है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर लेती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज, ऐसी स्पीसीज में जिसमें इस तरीके से एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, तो उन स्पीसीज में जो ओव्यूल होता है उसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, और जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट हो एक सीड में, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। बोला गया है कि आप ऑरेंज के कुछ सीड लो और उनको स्क्वीज करो, उसमें आप देखो कि कितने एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स फ्रॉम ईच सीड, आप देखोगे कि हर सीड में डिफरेंट साइज और शेप के बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट है। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड, हर सीड में जो एम्ब्रियो के नंबर हैं उनको काउंट करो। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज, ये जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होते हैं ना उनका जेनेटिक नेचर कैसा होता है। कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स, क्या उनको आप क्लोन बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो भाई। एक प्लांट पे ये फ्लावर है, इसका जो फीमेल पार्ट है उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या बन गया, एक एम्ब्रियो बन गया,
और वो जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो गया, ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। तो इस प्लांट के सेल में जो जेनेटिक मटेरियल था वही किस में आ गया, एम्ब्रियो में आ गया। ऐसे मानो जैसा ये प्लांट जो है, मान लो उसकी मदर है और उसका बच्चा जो हुआ उसमें भी सेम कैरेक्टर वाला जेनेटिक मटेरियल है, तो क्लोन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं क्लोन। बोला गया है कि एपोमिक्टिक जो एम्ब्रियो है उनका जेनेटिक नेचर कैसा होता है, तो जैसा मेन प्लांट का है वैसा ही जेनेटिक नेचर होता है, क्योंकि मियोसिस तो हुआ नहीं, और जब मियोसिस होता है तभी वेरिएशन देखने को मिलता है। Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. बोला गया है कि हम फूड और वेजिटेबल की जो क्रॉप्स यूज कर रहे हैं उनकी हाइब्रिड वेराइटीज जो हैं वो काफी ज्यादा डेवलप हो गई हैं और उनको काफी ज्यादा कल्टीवेटेड भी किया जा रहा है। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अच्छा, ये हाइब्रिड जो सीड है इनका कल्टीवेशन करने का रीजन क्या है, क्योंकि इनकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। One of the problems of hybrids is that hybrid seeds have to be produced every year. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हाइब्रिड सीड की कि इनको हर साल जो है इनको प्रोड्यूस करना पड़ता है। If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. अगर हाइब्रिड सीड है इनको हमने उगाया तो इनसे जो प्लांट बने उनमें जो सीड बनेंगे तो इन हाइब्रिड सीड में जो कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर के आधे ही कैरेक्टर जो हैं वो इसमें देखने को मिले। तो इसकी वजह से हाइब्रिड सीड में जो कैरेक्टर हम लेकर के आए थे वो यहाँ पे मेंटेन नहीं रह पाई, और जब मेंटेन नहीं रह पाई तो नेक्स्ट ईयर फिर से हमें जो है वो नए हाइब्रिड सीड को खरीदना होगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड हैज द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। जो हाइब्रिड सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन कॉस्टली होता है और इसकी वजह से हाइब्रिड सीड्स की जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है फार्मर्स के लिए। इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं अगर हम इनको एपोमिक्सिस प्रोसीजर से डेवलप करें, इन हाइब्रिड सीड से जो प्लांट बनेंगे उन प्लांट में जब सीड बनेंगे तो उनमें कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा, क्योंकि उनमें मियोसिस नहीं देखने को मिलता, और जब मियोसिस नहीं होता है तो कैरेक्टर्स जो हैं वो हाफ नहीं होते हैं। Then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year. तो इससे क्या होगा, फार्मर्स जो हैं वो हाइब्रिड सीड्स को ईयर आफ्टर ईयर रख सकते हैं, उनको एवरी ईयर न्यू हाइब्रिड सीड्स खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एपोमिक्सिस का हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके लिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लेबोरेटरीज में बहुत सारे एक्टिवली रिसर्च चल रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं उन रिसर्च के थ्रू कि जो एपोमिक्सिस का जो जेनेटिक्स है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर ये प्रोसीजर पता चल जाए, इसका क्या मैकेनिज्म है वो पता चल जाए, इसमें कौन से जीन रिलेटेड है वो पता चल जाए, तो उन एपोमिक्टिक जीन्स को हम हाइब्रिड वेराइटीज में ट्रांसफर कर दें, ताकि हाइब्रिड वेराइटीज जो हैं उनमें भी एपोमिक्सिस ही देखने को मिले, बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का डेवलपमेंट हो, तो वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो ये हमारा चैप्टर था। अब हम इस चैप्टर की जो समरी है उसको हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। फ्लावर्स आर द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सीट होती है, जो साइट होती है, वो फ्लावर्स होते हैं। इन द फ्लावर एंड्रोशियम consisting of stamens represent the male reproductive organs। जो फ्लावर होता है उसमें मेल जो पार्ट होता है ना उसके ग्रुप को बोलते हैं हम एंड्रोशियम, और एक यूनिट को बोलते हैं स्टेमन। ऐसे मान लो तुम, तो स्टेमन का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम और एक यूनिट को बोलते हैं स्टेमन। इसी तरीके से जो फीमेल की जो यूनिट होती है वो होती है पिस्टिल या कार्पल, तो उसके पिस्टिल या कार्पल के ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोशियम और एक यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल।
जो मेल पार्ट होता है ना, जिसको हम स्टेमन बोल रहे हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है, इसका काम तो सिर्फ इतना होता है कि ये एंथर वाले पार्ट को अटैच करे या तो थैलेमस से या फिर पेटल वाले पार्ट से। मेनली ये जो एंथर पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इसी एंथर पार्ट में फॉर्मेशन होता है किसका, मेल गैमेटोफाइट, जिसको पोलन ग्रेन बोलते हैं। ए टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। एक जो एंथर होता है उसकी स्ट्रक्चर को अगर हम कट करके देखें तो ऐसी कहानी होती है। तो हर एंथर में एक लोब तो ये हो गया, एक लोब ये हो गया, तो बाइलोब्ड कंडीशन हो गई। एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया, तो डाइथिकस कंडीशन हो गई। और एक दो तीन चार, चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। पोलन ग्रेन डेवलप इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, यहाँ के अंदर की जो सेल्स होती हैं वो मिलकर के बनाती है स्पोरोजिनस टिश्यू। हर सेल में पावर होती है अपने आप को माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट करने की। हर सेल जो है वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये प्रोसीजर होता है मियोसिस के थ्रू। उसके बाद में क्या होता है, जो चार माइक्रोस्पोर बने, वो जब एंथर फटने वाला होता है, एंथर जब मैच्योर होता है, वो चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और हर माइक्रोस्पोर अपने आप को पोलन ग्रेन में कन्वर्ट करता है। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है। उस पोलन ग्रेन में माइटोसिस होगा, एक सेल प्रेजेंट है तो दो सेल बन जाएंगे, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, और फिर जनरेटिव सेल जो है उसमें फिर से एक माइटोसिस होगा और उससे दो मेल गैमेट बन जाएंगे। इस तरीके से एक मेल गैमेट बनाने के लिए एक तो मियोसिस की रिक्वायरमेंट है और दो माइटोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो बोला गया है कि पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको कवर करने के लिए ये एंथर की वॉल है। इस एंथर की वॉल में चार लेयर होती है। बाहर से अंदर की तरफ अगर हम जाएं तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स और फिर टेपिटम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करती है, सराउंड करती है। सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू लाइंग इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम undergoes meiosis, microsporogenesis to form tetrad of microspores। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है वहां की सेल्स जो हैं वो मियोसिस करती हैं, और मियोसिस करने के बाद में बनाती है माइक्रोस्पोर का टेट्राड। और ये जो प्रोसीजर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनना, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन। जब एंथर फटने वाला है तब ये माइक्रोस्पोर जो हैं वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं पोलन ग्रेन में। पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। आज के बाद में गैमेटोफाइट टर्म कहीं भी सुनो तो वो स्ट्रक्चर जो आगे चल करके क्या बनाएगी, गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। नाम के आगे मेल लिखा हुआ है तो मतलब वो स्ट्रक्चर जो आगे चल करके मेल गैमेट बनाएगी, और ये होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। द पोलन ग्रेन हैव ए टू लेयर्ड वॉल, द आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें दो लेयर की सेल वॉल होती है, आउटर एक्साइन जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और इनर इंटाइन जो सेल्लोज और पेक्टिन की बनी होती है। द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड हैज जर्म पोर्स। जो आउटर सेल वॉल है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, इसको बोलते हैं एक्जाइन। अब इस एक्जाइन में जहां जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उस एरिया को बोलते हैं जर्म पोर। ये स्पोरोपोलिन बहुत टफ स्ट्रक्चर होती है। ये अब तक का सबसे हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको टेम्परेचर, एंजाइम, एसिड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तब जब ऐसे टफ स्ट्रक्चर में जो लिविंग सेल है वो अंदर बंद हो गई तो उसमें जो मटेरियल है वो बाहर कैसे निकलेगा। जो एक्जाइन वाला पार्ट है उसमें कुछ जगह पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है तो उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं जर्म पोर। पोलन ग्रेन्स may have two cells, a vegetative cell and generative cell, or three cells, a vegetative cell and two male gametes at the time of shedding। जब एंथर फट रहा है उस टाइम में पोलन ग्रेन या तो दो सेल की कंडीशन में हो सकता है, एक वेजिटेटिव जनरेटिव सेल, या फिर तीन सेल की कंडीशन में हो सकता है, एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल गैमेट्स। ठीक है, देखो 60% एंजियोस्पर्म में तो पोलन ग्रेन एंथर से बाहर निकलता है टू सेल की कंडीशन में, और 40% एंजियोस्पर्म में निकलता है थ्री सेल की कंडीशन में।
द पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट है। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। जो ओवरी पार्ट होता है पिस्टिल का, उसमें प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओव्यूल जो हैं वो ही फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड बनाते हैं। तो अगर किसी फ्रूट में आपको एक से ज्यादा सीड दिख रहे हैं तो आप समझ लो उसकी ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट थे। द ओव्यूल हैव ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स एंड एन ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। एक ओव्यूल में होता क्या है? तो एक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। इसके अलावा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। सेंट्रल टिश्यू जो होता है ना किसका? ओव्यूल का, उसको बोलते हैं न्यूसिलस, इन विच द आर्कीस्पोरियम डिफरेंशिएट। ये जो न्यूसिलस होता है इसमें से एक आर्कीस्पोरियम रीजन, ऐसे मान लो कि न्यूसिलस ग्रुप ऑफ सेल्स है। अब उसमें से क्या होगा कि एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करती है जो अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट करेगी। तो पहले इस न्यूसिलस में आर्कीस्पोरियम डिफरेंशिएट होता है और फिर इस आर्कीस्पोरियम की जो एक सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होती है। वो अपने आप को डिवाइड करती है मियोसिस के थ्रू और फिर 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, जिनमें से 3 मेगास्पोर जो हैं वो तो डीजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियोसेक जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसका फॉर्मेशन करता है। जब एक मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक है फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। जो एक मेगास्पोर बचा, अब उसमें पहला माइटोसिस डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर सेकंड होगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। थर्ड होगा तो 4 से 8 बन जाएंगे। जैसे ही 8 न्यूक्लियस बने वैसे 6 न्यूक्लियस के अराउंड तो सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और 2 न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में आकर के प्रेजेंट हो जाएंगे। जो सबसे बड़ी सेल होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो इस तरीके से 7 तो सेल बन जाती हैं और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। जो माइक्रोपाइलर रीजन है जहाँ पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है वहां पे जो सेल अरेंज होती हैं उनको मिलाकर के बोलते हैं एग apparatus। आप तो ऐसे मानो ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें 3 सेल तो अरेंज हो गई चैलेजिलेंट साइड जिसको एंटीपोडल्स बोलते हैं और 3 सेल अरेंज हो गई माइक्रोपाइलर रीजन है उसके साइड। इन तीनों सेल्स को मिलाकर के बोलते हैं एग apparatus। ये 2 सेल्स जो हैं ये तो हैं सिनर्जिड और ये एक सेल जो है ये है एग सेल। एग सेल जो फीमेल गैमेट है ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं एग apparatus। ठीक है, और ये जो सेंट्रल में जो सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सेंट्रल की सेल जो है सबसे बड़ी सेल है जिसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। चैलेजल एंड के साइड में 3 सेल होती हैं जिनको एंटीपोडल्स के नाम से जानते हैं। ये तीनों सेल एंटीपोडल्स। सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं तो इस प्रोसीजर में दोनों ही गैमेट्स को आपस में मीट करवाने के लिए पोलिनेशन प्रोसीजर हेल्प करता है। पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पोलिनेशन वो प्रोसीजर है जो हेल्प करता है पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमेटोफाइट को एंथर से निकाल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर करवाने में। और इस प्रोसीजर में पोलिनेटिंग एजेंट भी हेल्प करते हैं। पोलिनेटिंग एजेंट या तो एबायोटिक विंड और वाटर हो सकते हैं या फिर बायोटिक जिसमें एनिमल्स हो सकते हैं। जैसे ही मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट पे आया तो दोनों में इंटरेक्शन होगा। एक्चुअली क्या होता है, दोनों पे केमिकल लगा हुआ है जिसकी वजह से उनमें बातचीत होती है, डायलॉग होता है कि भाई सेम स्पीसीज का है या नहीं है। जो पोलन है, जो पिस्टिल है वो भी सेम स्पीसीज की है या नहीं है। तो अगर इसमें इंटरेक्शन सही होता है, कंपेटिबल पोलन आया है तो फिर जर्मिनेशन हो जाता है पोलन का। इस इंटरेक्शन को हम डिस्कस करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के थ्रू। Pollen pistil interaction involves all events from the landing of pollen grains on the stigma until the pollen tube enters the embryo sac. When the pollen is compatible,
और पोलन इनहिबिशन व्हेन द पोलन इज इनकम्पेटिबल। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में जो इवेंट्स होते हैं उनमें शामिल है जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा वाले पार्ट पे पहुंच जाए, फिर उसमें इंटरेक्शन होने के बाद में यहाँ पर पोलन का जर्मिनेशन हो और पोलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक में एंट्री कर जाए। इन सारे इवेंट्स को मिलाकर के बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर पोलन कंपेटिबल है तो पोलन का जर्मिनेशन होगा, पोलन अगर कंपेटिबल नहीं है तो पोलन को इनहिबिट किया जाएगा कि वो जर्मिनेट ना करे। फॉलोइंग कंपेटिबल पोलिनेशन, अगर कंपेटिबल पोलिनेशन हुआ है, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल। तो अगर कंपेटिबल पोलिनेशन हुआ है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर लेगा स्टिग्मा पर और फिर क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। वो स्टाइल वाले पार्ट से अपने आप को ग्रो करती हुई पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल में और फाइनली दो मेल गैमेट जो है वो दो सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड में डाल देगी। सिनर्जिड क्या थे, ये एग एपरेटस के ये वाले पार्ट थे सिनर्जिड। एंजियोस्पर्म जो है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि बेटा मैंने बताया कि दो मेल गैमेट आएंगे, एक मेल गैमेट जो है ना वो तो ये एग सेल है इसके साथ में फर्टिलाइज कर लेगा और एक मेल गैमेट इस ये जो सेंट्रल सेल है इनके पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो एग सेल हैप्लॉइड है, मेल गैमेट हैप्लॉइड आया तो दोनों में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो डिप्लॉइड बनेगी, जो फर्स्ट सेल जाइगोट फिर उसमें डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रियो। और यहाँ पे दो पहले से न्यूक्लियस है मतलब n+n कंडीशन है और एक n आया तो ट्रिप्लॉइड कंडीशन बन जाएगी। तो सेंट्रल सेल जो है वो तो डिवाइड करके बना लेगी एंडोस्पर्म और ये जो एग सेल है जो फीमेल गैमेट था वो मेल गैमेट से फ्यूज होने के बाद में बनाएगा एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो है, इसको न्यूट्रिशन देने के लिए ये एंडोस्पर्म डेवलप होती है। एंजियोस्पर्म्स exhibit double fertilization because two fusion events occur in each embryo sac। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि दो बार फ्यूजन होता है इनके एम्ब्रियो सैक में। एक होता है सिनगेमी जिसमें मेल गैमेट और एग सेल के बीच में और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन जिसमें पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल और मेल गैमेट के बीच में। ये जो फ्यूजन हुआ ना इसके रिजल्ट जो बनते हैं वो एक तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा जो आगे चल करके एम्ब्रियो बनाएगा, एक बनता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जो सेल होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म्स द एंडोस्पर्म टिश्यू और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो एंडोस्पर्म टिश्यू में कन्वर्ट। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रीसीड्स डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा पहले होगा इस प्रोसीजर से, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होगा क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए चाहिए न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन की एक अश्योर्ड गारंटी हो जाए तब जाकर के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और वो अश्योर्ड गारंटी देती है एंडोस्पर्म। द डेवलपिंग एम्ब्रियो पासेज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस सच एज प्रोएम्ब्रियो, ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप्ड स्टेजेस बिफोर मैच्योरेशन। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो अलग अलग स्टेज से गुजरता है, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेज बनेगी उसको प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है और फिर जाकर के मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। मतलब बोला गया है कि मैच्योरेशन से पहले ही सारी स्टेज बनती है और फिर लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। मैच्योर डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो हैज 2 कोटिलिडन एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस विद एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। जो डाइकोटिलिडन का जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो तो कोटिलिडन होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब ऐसे मानो ये दो कोटिलिडन हो गए और ये सेंटर में एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटिलिडन का वो रीजन जो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे अटैच हो रहा है उससे ऊपर का जो पार्ट है वो तो है एपिकोटाइल और उस पार्ट से नीचे का जो पार्ट है वो है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का जो टर्मिनल रीजन है उसको प्लूम्यूल बोलते हैं और जो हाइपोकोटाइल है उसका टर्मिनल रीजन को बोलते हैं रेडिकल। मोनोकोटिलिडन जो होते हैं उनके एम्ब्रियो में एक ही कोटिलिडन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है और ये दोनों ही प्रोसीजर साइमल्टेनियसली होते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है,
वैसी कहानी फ्रूट और सीड के फॉर्मेशन में नहीं होती है। फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ होता है। जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा तभी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फिनोमिना कॉल्ड एपोमिक्सिस इज फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म, पर्टिकुलरली इन ग्रासेज। एपोमिक्सिस एक फिनोमिना है जो कुछ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, स्पेशली ग्रासेज में। इसका रिजल्ट ये होता है कि सीड का फॉर्मेशन हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन। और ये जो एपोमिक्सिस प्रोसीजर होता है इसका हॉर्टिकल्चर में और एग्रीकल्चर में बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। कुछ एंजियोस्पर्म जो हैं उनके सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं और इस फिनोमिना को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियो। तो ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को कंप्लीट किया है। इस चैप्टर के हमने एक एक पॉइंट को, एक एक एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से कवर कर लिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैप्टर के हर एक वीडियो को व्यू कर सकते हो और अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये चैप्टर आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।